तो हाय दोस्तों, नमस्ते, जोहार, वेलकम है आप सभी का। ठीक, आज सावन का अंतिम सोमवारी के लिए कॉलेज में छुट्टी दिया गया है। 24 तारीख, 24 अगस्त। फिर छुट्टी छुट्टी है। 26 को है ईद, 28 को है आपका रक्षाबंधन, 4 तारीख को है जन्माष्टमी। मतलब छुट्टियाँ छुट्टियाँ भी है ना। हाँ, बीच बीच में गैपिंग है। तो आप लोग का एग्ज़ाम इसी दरमियान है, चलता रहेगा। सेमेस्टर 7 में जो भी लोग पहुंच चुके हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट, सबका अब रिसर्च ईयर में पहुंच चुके हैं आप लोग, चौथे वर्ष में। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इसी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो मेजर पेपर 16, 17, 18 और 19, 4 गो पेपर है। 16, 17, 18, 19, ये 4 पेपर होगा और एक होगा माइनर पेपर। 5 पेपर। हाँ, तो सारा का सारा आपको नोट्स मिलेगा ज्ञान सागर ऐप पे। ओके ओके भैया, चलिए बताते हैं। तो ये जो पेपर है आपका मेजर पेपर 16, जिसमें आप लोग पढ़िएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, यानी कि वित्तीय संस्थान और बाजार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। 45 पेज का पीडीएफ है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, फोर्थ ईयर जो होता है ना, मैंने किया नहीं है। मैंने 3 साल का ही ग्रेजुएशन किया है। 19-22 का था मेरा, पीजी था 22-24। ठीक है, और मैं अभी कर रहा हूँ 25-27 बीएड। नेक्स्ट ईयर बीएड भी ख़त्म। तो इतना पढ़ाई करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपका सेमेस्टर 7 और 8, ये एडवांस है। तो इसमें आपको खुद से थोड़ा रिसर्च करके पढ़ना होगा। इसमें टीचर के भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, टीचर के भरोसे नहीं रहना, इसमें खुद से मेहनत करना है। हालांकि मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेजर पेपर 16 का कंटेंट। सबसे पहले सिलेबस दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन, है परिचय। ठीक, क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान। फिर है आपका फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें है मनी मार्केट, बाजार, वित्तीय बाजार। फिर आ जाता है हमारा कैपिटल मार्केट, जिसमें आप लोग पूंजी बाजार के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 के बाद आता है यूनिट 4, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय स्थिरता। तो ये 5 यूनिट पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ अभी। ठीक है क्योंकि आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, और इतना विद्वान हो चुके हैं आप लोग इस सब्जेक्ट में, मतलब इतना स्कॉलर हो चुके हैं कि आप आराम से समझ सकते हैं अगर मैं नोट्स भी दे दूँगा तो यहाँ पे अभी मुझे SKMU सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, वो उसको भी देखना है। तो इसलिए आप लोग को मैं केवल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वित्तीय प्रणाली क्या होता है? तो वित्तीय प्रणाली, जिसको फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, वित्तीय प्रणाली वह व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, बचतकर्ता, जितने भी बचतकर्ता हैं, बचतकर्ता से धन को निवेशकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। बचतकर्ता कौन है? जो सेविंग करता है, पैसा को सेव करके बचा के रखता है। और निवेशकर्ता कौन है? जो पैसा को बिजनेस में लगाता है। ठीक है, तो ये देखिए, वित्तीय प्रणाली, जैसे कि बैंक सबसे बड़ा वित्तीय प्रणाली है। ठीक है, ये बचतकर्ताओं से धन को निवेशकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करता है। अब इसको समझिए एक एग्जांपल में, कि जैसे मैं बैंक गया। ठीक, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे घटिया बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। जाइएगा तो लाइन लगते लगते हालत ख़राब हो जाता है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया में मैंने अपना पैसा रखा। मैं बचत करता हूँ, पैसा को बचाने का काम करता हूँ। जो मुझे यूट्यूब में मनी आया, ठीक है, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आया, मैंने उसको बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट किया। मैंने अपना पैसा बचाया। अब बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे के जो इन्वेस्टर हैं, निवेश कर रहे हैं, उनको वो पैसा दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही है आपका वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, देखिए इंग्लिश में है, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट ट्रांसफर फंड फ्रॉम किसका, तो सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, और इन्वेस्टर कौन होते हैं? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े व्यापारी। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। ठीक है, और भी रतन टाटा, वो अब तो टाटा सॉन्स में आ गए हैं। तो ये जितने भी कंपनी हैं, NGOs हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो सब इसमें। वित्तीय मध्यस्थता क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटेशन क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है?
तो वित्तीय मध्यस्थता वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय संस्था जैसे कि LIC वगैरह हो गया, ठीक है, सहारा तो डूब गया, सबका पैसा गया, ठीक है, भीतर चला गया ना, आदमी बहुत दिक्कत में जब पड़ गया, लेकिन सहारा भीतर घुसा था। तो वित्तीय मध्यस्थता वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे कि बीमा कंपनी बचतकर्ताओं और उधारकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज मीडिएटर का रोल निभाती है, किसमें, बिटवीन सेवर्स एंड जो उधार लेते हैं, बोरो करते हैं उनसे, ओके। फिर आता है वित्तीय संस्थान क्या है। तो वित्तीय संस्थान वे संस्थाएं होती हैं जो बचत, ठीक है, यानी कि सेविंग, ऋण यानी कि लोन, निवेश यानी कि इन्वेस्ट और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड सेविंग, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस। अब इसमें क्या क्या आएगा, वित्तीय संस्थान के उदाहरण बताइए भैया। तो आप उदाहरण दे सकते हैं। सबसे पहला तो बैंक, बीमा कंपनियां, जितने भी बीमा कंपनीज हैं, ठीक, म्यूचुअल फंड्स के जितने भी कंपनीज हैं वो सब इसमें आएंगे। और कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट देखे होंगे, कॉरपोरेट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, झारखंड राज्य कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ है जो इसमें लगाती हैं, जो भी सर्विस देती हैं, स्मॉल्स बैंक है, फिनकॉर्प्स बैंक हैं। और इसमें हम आजकल के जो UPI पेमेंट आ गया है, भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब को भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय बाजार क्या है, ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां वित्तीय परिसंपत्ति और प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एसेट्स है, ठीक है, उसको हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको वित्तीय बाजार कहते हैं, ठीक है। अब वित्तीय बाजार कोई ठोस वस्तु नहीं है, उसको आप शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट का नाम सुने होंगे, शेयर खरीदते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अगला कि वित्तीय विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है। तो वित्तीय विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका एक संकेतक है, क्या है, तो वित्तीय क्षेत्र की पहुंच, ठीक है, जो वित्तीय क्षेत्र है, फाइनेंशियल एक्सेस होता है, उस तक अगर पहुंच है तो उसको बोला जाता है कि वित्तीय विकास एक प्रमुख संकेतक माना गया है, इंडिकेटर माना गया है। फाइनेंशियल एक्सेस इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय प्रणाली प्रमुख सुधार कब से तेज हुई। तो 1991 के बाद से भारत में वित्तीय सुधार तेज हुए। क्यों, क्योंकि 1991 के बाद से भारत ने ग्लोबलाइजेशन के मॉडल को एक्सेप्ट किया, जिसमें विश्व बाजार के लिए मुक्त कर दिया भारत को। भारत में कोई भी व्यक्ति आके फैक्ट्री बसा सकता है, कोई भी कंपनी आके यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, ऐसा ऐसा यहाँ पे दिए गए हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक आ जाता है फिम्डा, ये क्या होता है, FIMMD, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड क्या आ जाता है, डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये फिम्डा एक संस्था है, ठीक है। और यह निश्चित आय, मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव बाजार के विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट, पूंजी बाजार, इस सब के बारे में बताया गया है। तो ये टोटल क्वेश्चन है आपके, फुल फॉर्म सब याद कर लीजिएगा, बहुत सारा फुल फॉर्म है, जैसे कि ये आ जाता है BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब शेयर मार्केट से भी काम करता है। निफ्टी 50 का आपने सुने होंगे, निफ्टी 50, निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है, तो यह एक प्रमुख भारतीय शेयर बाजार सूचकांक है जो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे काम करती है, ठीक है। प्रमुख शेयर प्रबंधक को दर्शाती है, जितना भी प्रदर्शन होता है उसको शो करती है। मैं भी शेयर खरीदा हूँ SBI का शेयर, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है 2 साल से। 10,000 का शेयर खरीदा हूँ, ठीक है, मतलब 11,000 का भी 11,000 है। सेंसेक्स है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स आ जाता है। सेंसेक्स भी एक शेयर बाजार का सूचकांक है, इंडिकेटर है,
ठीक है। उसी तरह से आपने सुना होगा कि फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, तो ये डीमेट अकाउंट भी आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। डीमेट खाता जो है प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए उपयोग करता है। प्रतिभूति मतलब जितने आपके सिक्योरिटीज हैं उसको ऑनलाइन रखने का काम करता है, ठीक। डीमेट अकाउंट इज यूज टू होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आपका डीमेट अकाउंट में हो सकता है कि अगर फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सबको करने से पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। NSDL क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिट। ये क्या होता है? देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शेयर मार्केट में पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। क्या कीजिएगा तो फिर पैसा का, अगर कमाते हैं पैसा बचता है घर उर में दे के सेविंग करने के बाद, तो पैसा को बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ ना कुछ बिजनेस माइंड लगाइए। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है यार, आपको नौकरी नहीं करना चाहिए, आपको बिजनेस पे आने चाहिए, ठीक है। एक अच्छा समझदार व्यक्ति ना नौकरी करता है, लेकिन एक जीनियस व्यक्ति जो इंटेलिजेंट होता है, ओवर स्मार्ट, मतलब जीनियस जिसको बोलते हैं, वो आप हैं और आपको बिजनेस करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए आप, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ठीक है। आप लोग बिजनेस कीजिए, और बिजनेस ही वो रास्ता है जिससे भारत महान बन सकता है। वैसे भी झारखंड में किसी को नौकरी लगेगा ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग बिजनेस कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। बिजनेस ही वो रास्ता है जो आपको अमीर बना सकता है। गवर्नमेंट जॉब आपको केवल एक सिक्योर लाइफ देगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL, ये सब का याद कर लीजिएगा। सेबी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके शायद वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधवीपुर या कौन है यार, मालूम नहीं। जब मैं तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब का तब मैंने ये सब बहुत याद किया करता था, ठीक है। इसका कौन है अध्यक्ष, सेल का कौन है, तो गेल का कौन है, भेल का कौन है, ठीक है। फालतू का दिमाग मत लगाइए, बिजनेस कीजिए। ग्रेजुएशन पास आउट कीजिए और बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही आप लोग बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, ठीक। आगे चल के 10 साल बाद आप बहुत ज़्यादा, जितना गवर्नमेंट जॉब में आदमी 1 लाख रुपये कमाएगा ना, आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पार कर दीजिएगा एक महीना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसका मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ। वित्तीय प्रणाली की अवधारणा, उसके प्रमुख घटकों तथा आर्थिक विकास के साथ साथ उसके अंतर संबंध की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट्स मेजर कंपोनेंट एंड इट्स एंटर लिंकेज विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आंसर। वित्तीय संस्थान क्या है, वित्तीय बाजार क्या है, वित्तीय साधन, वित्तीय सेवाएं, फिर वित्तीय नियामक, ठीक है। जिसमें आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब को नियामक क्या करता है मालूम है? ये ध्यान रखता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है या नहीं, कौन नियम का फॉलो, गवर्नमेंट का जो नियम है, सरकारी नियम, उसका पालन कर रहा नहीं। तो इसमें सबसे पहला आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी आता है, फिर IRDAI आता है, ठीक है। वित्तीय प्रणाली और आर्थिक संबंध कैसा है इनका, ओके। अच्छा, आंसर इंग्लिश में नहीं है बॉस, तो आपको जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी पढ़ के समझ सकते हैं, पढ़ के तो हिंदी में आराम से समझ सकते हैं, इंग्लिश में आप आंसर लिखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। दूसरा प्रश्न है, वित्तीय मध्यस्थता क्या है? वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजारों की भूमिका के संदर्भ में वित्तीय मध्यस्थता तथा पूंजी आवंटन को समझाइए। व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन? Explain the financial intermediation and capital allocation with reference to financial institution and financial market. ओके, एक एक करके सबके बारे में बताया गया है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें कौन कौन सी संस्थाओं की भूमिका है, बाजार की भूमिका क्या है, संस्थान और बाजार में क्या अंतर है, ठीक, आर्थिक विकास कैसे होता है। तीसरा प्रश्न आ जाता है हमारा, वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतक की व्याख्या कीजिए तथा आर्थिक विकास के मूल्यांकन में महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंट इन एसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया असेसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपका एक एक करके इस तरह सब बताया गया। देखिए मैं बता दे रहा हूँ,
वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ भी समझाने नहीं आया हूँ, मैं बता दिया हूँ कि डायरेक्टली मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से, आंसर किस तरह से, पीडीएफ का फॉर्मेट आपको किस तरह से मिलेगा ऐप पे। भारत की वित्तीय प्रणाली के 1951 से वर्तमान समय तक के विकास का वर्णन कीजिए। इसमें आप 1951 से लेकर के आप बैंकिंग और थोड़ा सा क्या बोलिएगा, प्लानिंग कमीशन के बारे में बता दीजिएगा। 1991 में जो आर्थिक सुधार आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, फिर जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हैं। ये यूनिट 1 का अंतिम क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न। भारतीय वित्त प्रणाली में हाल के सुधार एवं विकास की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इन सुधारों ने वित्तीय क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित किया है। डिस्कस द रिसेंट रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हाउ हैव दीज रिफॉर्म्स अफेक्टेड द फाइनेंशियल सेक्टर्स। इसमें वित्त से में पहला आता है बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजार, सेबी की भूमिका क्या है, वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, जिसमें यूपीआई वगैरह आ जाता है, एनबीएफसी, फिर बीमा क्षेत्र में सुधार आया, वित्तीय स्थिरता पर जोर हुआ। ये सब के बारे में बताना है। यूनिट 1 खत्म, समझे। फिर आता है यूनिट 2 जो कि आपका मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है। मुद्रा बाजार क्या होता है, कार्य कैसे करता है, प्रमुख प्रतिभागी, विस्तार पूर्वक ये सबको बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मतलब इस तरह से सभी यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिए 4 क्वेश्चन खत्म, फिर आपका यूनिट 3 शुरू हो जाता है। सॉरी, 5 क्वेश्चन के बाद यूनिट 3 शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 45 पेज का पीडीएफ है। मैं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्ञान सागर ऐप का। थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं उनके लिए। ठीक है, हालांकि मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पहले एक बार देख लीजिए, ये आप ही का काम की चीज़ है। ये ज्ञान सागर ऐप, इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और प्ले स्टोर में अगर आप ज्ञान सागर सर्च करेंगे, जो कि इस चैनल के नाम पे रखा गया है, तो आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर में। 10,000 से ज़्यादा इसके डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, इस तरह से आएगा, जोहार पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, और फिर आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप 2 चीज़ पूछेगा कि भाई फुल नाम बताइए अपना और फ़ोन नंबर बताइए। इसको डालिएगा और फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिएगा, ऐप आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे, किसमें, ऑल कोर्स। ऑल कोर्स में जब ही क्लिक करेंगे ना तो आपका ऐप खुल जाएगा। अब आपको यहाँ से देखना है रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स, ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू। इस पर आएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा, आपका ऐप ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। 4 साल के लिए फ्री हो गया। मतलब आप पढ़िए और आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो किसी दोस्त को या किसी छोटे भाई बहन को दे दीजिएगा ये पढ़ने के लिए, वो भी इसी पास से पढ़ लेंगे। मतलब 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन, सभी पेपर का नोट्स। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिए, फिर सेमेस्टर 7 पे जाइए और वहाँ पे नोट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, बस इतना ही प्रोसेस है, 60 रुपये में ये सारा कुछ। यदि एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए आप लोग में से बहुत से लोग मुझसे 22-26 जब स्टार्टिंग कर रहे थे, सेमेस्टर 1 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 60 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आज के ज़माने में 60 रुपये में मैं फीस ले रहा हूँ, और वो भी 4 साल का फीस ले रहा हूँ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, नमस्ते, जोहार, सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालाँकि मैं एक PDF भी दे दूँगा। ठीक है, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है कि भाई नहीं मैं बाद में ख़रीद लूँगा तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक PDF भी मैं दे दूँगा, और ऐप इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, तो वहाँ पे सब कुछ एक साथ मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ख़रीद लें, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, आप भी, मेरा भी थोड़ा इनकम हो जाएगा और आपको भी सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। बाय, जोहार।